हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी। पीपल्स अकेडमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पे कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 20 एमसीक्यूज इन दिस वीडियो जिनको हम डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको साथ साथ में बताते जाएंगे। सो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बेसिकली एक यूनिट है आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। यूजीसी नेट एग्जाम का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें एक यूनिट है पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस एंड बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, सोशल मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसी पर्टिकुलर चैप्टर में हैं जो कि यूजीसी नेट का आपका चैप्टर है। एंड ये 20 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो इसी पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड अगर आप किसी और पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस का है तो फिर भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर आस्किंग एवरी सेकंड एग्जाम। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पीपल्स अकेडमी में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है हमारा पीपीटी जो आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल ऑफ पीपल्स अकेडमी पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, पर्टिकुलरली एनटीए जो एग्जाम लेता है। तो यहाँ पे एक तरफ से थिंकर्स दिए हुए हैं एंड एक तरफ से एक कॉन्सेप्ट या फिर उनका आइडिया है, तो हमें मैच करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास मॉरिस जोन्स। तो मॉरिस जोन्स जो है इन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को कहा है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो देखें वन को यहाँ पे हो गया बी, ठीक है, वन को यहाँ पे बी हो गया। एंड रजनी कोठारी ने कहा है इंडियन इलेक्शंस को कांग्रेस सिस्टम, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी 1950s से इलेक्शंस होने लगे एंड कांग्रेस पार्टी डोमिनेट कर रही थी हर इलेक्शंस में, मेजॉरिटी से जीत रही थी, तो उन्होंने कहा कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज बेसिकली एक कांग्रेस सिस्टम, क्योंकि कांग्रेस ही जीत रही है। तो यहाँ पे टू को हो गया ए, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। वन को हो गया बी, ठीक है। टू को ए और वन को बी कहाँ पे है? सिर्फ यहाँ पे है। अगर आपको दो भी पता होंगे तो आप ये कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्था चैटर्जी ने कहा है डेरिवेटिव डिस्कोर्स का आइडिया दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो इंडियन नेशनलिज्म की जब बात की गई तो कहा गया कि इंडियन नेशनलिज्म एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स है, ये वेस्ट में इमर्ज हुआ और उसके बाद यहाँ पे इसको अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन पार्था चैटर्जी इसको डिनाई करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में लिखते हैं और डेरिवेटिव डिस्कोर्स वाला आइडिया इनका ही है। मायरन वेनर जो है इन्होंने एक किताब लिखी है, सॉरी एक कॉन्सेप्ट दिया है और किताब भी लिखी है जिसको पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी कहते हैं। ये पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी में बात करते हैं कि किस तरह से जो क्योंकि ये इन्होंने ये बुक जो है 1962 में लिखी है। तो देखें इंडिया जो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा था। तो एक तरफ से हमारे पास चैलेंज ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये आप ध्यान से सुनेंगे पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरफ से चैलेंज था, दूसरी तरफ से ये भी चैलेंज था कि एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, इसको कैसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ों की बात करते हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं इस आइडिया में कि किस तरह से प्रेशर ग्रुप जो हैं वो रोल प्ले करते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम में, एंड किस तरह से वो डिमांड्स अपनी फुलफिल कराते हैं, एंड प्रेशर ग्रुप्स की वजह से गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसीज़ बनाती है और उनकी डिमांड को पूरा करती है। तो ये सारे आइडिया जो हैं पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी में उन्होंने दिए हैं, ठीक है। अब ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी इसमें ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, सॉरी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से मैच द फॉलोइंग है एंड चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक तरफ से बुक्स दी गई हैं, एक तरफ से थिंकर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा थिंकर जो है उसने कौन सी बुक लिखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रैनविल ऑस्टिन की बात कर लेते हैं। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो किताब लिखी उसका यहाँ पे नाम है दैट इज वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन एक्सपीरियंस। तो ये किताब इन्होंने लिखी है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि इंडियन फेडरलिज्म को इन्होंने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आप ये याद रखेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन्होंने कहा है इंडियन फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म क्या होता है? जहाँ पे पावर सेपरेशन होती है, आपको इतना तो पता ही होगा, पावर सेपरेशन होती है, ठीक है, स्टेट्स एंड सेंटर्स के बीच में। और यहाँ भी आपने देखा है कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, तो पावर सेपरेशन है, ठीक है, अलग अलग पावर्स हैं। तो ये पहली बुक इनकी हो गई। एंड इसके बाद हमारे पास
यहाँ पे देख लेते हैं MN श्रीनिवास, इनकी जो किताब है दैट इज बेसिकली कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, तो 2 को ए हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 को बी और 2 को ए कहाँ पे है, 1 को बी और 2 को इसमें भी है, 1 को बी और 2 को इसमें भी है, तो ये दो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद पॉल ब्रॉस जो है, इन्होंने भी स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पे काफ़ी किताबें लिखी हैं, तो यहाँ पे इनकी जो किताब है दैट इज लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, तो ये इनकी किताब होगी। अतुल कौली की अब ये किताब है दैट विल बी डायरेक्टली दिस डेमोक्रेसी एंड डिसकॉन्टेंट। तो यहाँ पे इस तरह से ये ऑप्शंस हमारे पास देखें, दो तो हैं बिल्कुल ही मैच्ड हैं, दो हमें इधर उधर करने थे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी को सी कहाँ पे है, 3 को सी कहाँ पे है, 3 को सी यहाँ पे है, 4 को डी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच। तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमर्त्य सेन के द्वारा ये आइडिया दिया गया है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ अमर्त्य सेन के कुछ और आइडियाज़ भी हैं, जैसे कि इन्होंने एक और चीज़ कही जिसको ये यहाँ मैं आपको बता दूं, इनकी एक बुक है बेसिकली आर्गुमेंटेटिव इंडियन, इनकी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। दी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पढ़ना आप, ये बहुत अच्छी किताब है। एंड इसके साथ साथ इनकी एक और किताब है पॉवर्टी एंड फेमिन्स, पॉवर्टी एंड फेमिन्स। तो ये किताबों के नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन्होंने एक और आइडिया दिया था जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम। इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक रिलीजन कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो रिलीजन कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे है क्रिस्टोफर जेफरलॉट। ठीक है, क्रिस्टोफर जेफरलॉट, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, डायरेक्ट किताब का नाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट launched to was exclusively for प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन की मिस टाइप या फिर हम कह सकते हैं कुछ वर्ड्स मिस हैं इसमें। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि ऐसी कौन सी सोशल मूवमेंट है जो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च की गई थी। तो देखें ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है एंड बहुत बार यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो चिपको मूवमेंट जो है ये फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च की गई थी। ये दो जो मूवमेंट्स हैं ये बेसिकली लोअर कास्ट की मूवमेंट्स हैं, बेसिकली जो दलित्स हैं एंड बाकी जो लोअर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सो चिपको मूवमेंट को हग द ट्रीज मूवमेंट भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, हग द ट्रीज मूवमेंट। ठीक है, उत्तराखंड में ये हुई थी शुरू, आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, दिस वाज द 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि डिमांड होने लगी थी कि भाई स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करो, रीऑर्गेनाइज करो। डिमांड क्या थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए जाने लगे, क्योंकि ऑलरेडी आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था। तो बाकी बहुत सारे इन जगहों पे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने की डिमांड होने लगी, तो उसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसमें थे फजल अली, के.एम. कुंजरू एंड के.एम. पानेकर एंड एच.एन. कुंजरू। तो एस.के. धार जो थे इसमें नहीं थे। ठीक है, तो हमें बताना था कि नॉट पार्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, तो ये नहीं थे, याद रखेंगे आप, ये लोग थे। और इसके बाद एक एक्ट भी आता है 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, जिसके थ्रू 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूटीज बनाई गई। ठीक है, तो चलते हैं ना। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करने के जो पावर्स होते हैं ये पार्लियामेंट के पास होते हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड ये पार्लियामेंट के पावर्स अंडर आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 हमारे पास है, इन विच ईयर द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वेर कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब। तो 1966 में पंजाब के 3 टुकड़े किए गए, पंजाबी स्पीकिंग पीपल हरियाणा वाले एंड पहाड़ी स्पीकिंग जो हिमाचल प्रदेश के थे। तो ये एक ही स्टेट था, बाद में इसके 3 हिस्से हो गए 1966 में। तो ये फैक्ट है, याद रखेंगे आप, ये डेट इंपॉर्टेंट है। स्टीवन विल्किंसन ने कौन सी किताब लिखी है? तो इन्होंने लिखा है वोट्स एंड वॉयलेंस, ठीक है, वोट्स एंड वॉयलेंस, कंपटीशन एंड एथनिक कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन एंड एथनिक कंपटीशन इन इंडिया। तो बेसिकली ये बात करता है कि किस तरह से वॉयलेंस एंड इलेक्शंस का रिलेशनशिप है, ये स्टीवन विल्किंसन बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप जरूर पढ़िएगा इसको जब आप फ्री टाइम होगा। फिलहाल यूजीसी नेट है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं उनके सामने, कॉलम बी में कुछ और चीज़ें हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन सी किसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहला हमारे पास है इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी, यहाँ पे 2 चीज़ें आ सकती हैं। एक तो इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर लगी, एक तो फखरुद्दीन अली उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, इनके थ्रू ही इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी। क्योंकि फाइनली इमरजेंसी डिक्लेयर जो करता है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन डिसाइड तो वो गवर्नमेंट ने ही किया होता है, पार्लियामेंट ने किया होता है कि इमरजेंसी इम्पोज करनी है। लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इमरजेंसी 1 को सी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने एक आइडिया, एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, इसलिए 3 को ए होगा और 1 को सी होगा, ठीक है। क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ भी इमरजेंसी को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इमरजेंसी को, ऑप्शन नंबर सी। तो 1 को सी कहाँ पे है? 1 को सी यहाँ पे है। तो देखें यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 को हो गया सी। मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाई 1977 में, एंड पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो कि नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि 1977 तक हर बार कांग्रेस का ही पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनता था, लेकिन पहली बार 1977 में कांग्रेस हार गई, जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी और मोरारजी देसाई उनके प्राइम मिनिस्टर बने। तो गरीबी हटाओ दिया है इंदिरा गांधी ने। एंड सिंडिकेट्स कौन थे? कांग्रेस में जो सीनियर लीडर्स थे उनको सिंडिकेट्स कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कौन सा क्वेश्चन करेक्ट? यहाँ पे 1 को सी कहाँ पे है? 1 को सी यहाँ पे है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। देखें 2 को डी है, 2 को डी है, यहाँ पे 3 को ए है, 3 को ए है, एंड 4 को सी है, 4 को बी है, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट हो गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, फिर से बता रहा हूँ, दिस वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी पे फिर से क्वेश्चन आ गया, नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975, ठीक है। तो इट वाज इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। इट लेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल, बहुत सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए गए थे। एंड देन इट लेड टू द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी 1977। इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई, क्योंकि बहुत एट्रोसिटीज हुई इस टाइम पे, लोगों को अरेस्ट किया गया, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई। लेकिन ये क्या कहता है, इट वाज इम्पोज्ड इन 1976, ऐसा नहीं था, ये 1975 में है। ये क्वेश्चन ही बोल रहा है 75 की इमरजेंसी के बारे में बताओ, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, फखरुद्दीन अली, मैंने आपको कहा था कि ये प्रेसिडेंट थे, फखरुद्दीन अली जो थे वो ये प्रेसिडेंट थे। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो ये इमरजेंसी थी ये इंटरनल ग्राउंड्स पे लगाई गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के रीजन की वजह से लगाई गई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये आप याद रखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है कि जो ये इमरजेंसी 1975 की थी, ये लगी थी 352 आर्टिकल के अंडर, जो कि है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो कि है नेशनल इमरजेंसी बेसिकली, क्योंकि 3 तरह की इमरजेंसीज हैं। तो नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल के अंडर जो लगाई जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें आज जो है 2 क्लॉजेज हैं। एक ये है कि अगर वॉर हो जाए, दूसरा ये है कि अगर आर्म्ड रेबिलियन हो जाए, आर्म्ड। लेकिन ये बाद में अमेंड होके क्या किया गया है, आर्म्ड रेबिलियन को रखा गया है। और पहले क्या होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होता था, इसको हटा दिया गया, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत वेग सी टर्म थी। लेकिन 1975 की इमरजेंसी इसी बेसिस पे लगाई गई थी, ठीक है। लेकिन अब इमरजेंसी इन 2 ग्राउंड पे लगाई जा सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पॉलिटिकल पार्टी सिंबल इज राइजिंग सन। तो ये है द्राविड़ा मुनेत्र कज़गम, ठीक है, द्राविड़ा मुनेत्र कज़गम, इसको डीएमके भी कहा जाता है, ठीक है, द्राविड़ा मुनेत्र कज़गम। इसका जो सिंबल है दैट इज राइजिंग सन। और ये भी आप याद रखेंगे कि 1949 में ये पार्टी बनाई गई है, ठीक है। एक और पार्टी है इसी के सिमिलर, दैट इज AIADMK, ठीक है,
ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा कज़ागम, ठीक है। तो ये पहले एक ही पार्टीज थी, पहले अलग अलग होगी, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बाकी पार्टीज के सिंबल भी मैं आपको बताता चलूँ तो द्राविड़ा मुनेत्रा कज़ागम का तो ये हो गया, और इसके साथ साथ जनता दल का क्या है, एरो है, जनता दल का है एरो, तीर, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आईएनसी का तो आपको पता है हैंड, सॉरी ये आईएनसी नहीं है, दिस इज नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी का क्या है, क्लॉक है सिंबल। इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है, नेशनल कांग्रेस पार्टी अलग है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको टीएमसी भी कहा जाता है, टीएमसी। तो इसका बेसिकली सिंबल जो है दैट इज फ्लावर्स एंड ग्रास, फ्लावर एंड ग्रास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो पार्टी सिस्टम, इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, बेसिकली इसका जो फीचर है वो हमें कौन सा है, तो देखें फैक्शनलिज्म तो यहाँ पे है, क्योंकि एक ही पार्टी के कभी दो फैक्शंस बन जाते हैं, एक ही पार्टी में दो लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजीज हो जाती हैं, कभी पार्टी टूट जाती है, तो फैक्शनलिज्म इंडियन पार्टी सिस्टम में है। डिफेक्शन भी है कि मेंबर्स पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी भी, अगर आप ढंग से देखें, सही से देखें, इफ़ यू लुक एट द पार्टी सिस्टम इन इंडिया माइन्यूटली, तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई एक ही डायरेक्शन वाली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। कभी पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनल हो जाते हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे पास फार्मर्स याद आ जाते हैं, कभी ये वुमेन्स के लिए एक पर्टिकुलर अप्रोच अडॉप्ट कर लेते हैं कि हम वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली हैं। सो कभी कभी ये दलित्स का नाम लेते हैं, ठीक है। तो एक क्लियर आइडियोलॉजी किसी भी पार्टी की नहीं है, एक सटीक आइडियोलॉजी नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई अगर लेफ्ट है तो वो पूरी तरह लेफ्ट नहीं है, कोई अगर राइट है तो वो पूरी तरह राइट नहीं है। कभी ये कहते हैं लेफ्ट सेंट्रिस्ट, राइट सेंट्रिस्ट, कुछ इस तरह से है। तो एक क्लियर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमें नहीं देखने को मिलती है इंडियन पार्टी सिस्टम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें कोई ऐसा भी यहाँ पे प्रोविजन है जो कि इनकरेक्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें देखना है इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही जो असेंबलीज और जनरल इलेक्शंस हैं पार्लियामेंट के वो कंडक्ट कराए जाते हैं, तो ये ठीक है। नो पर्सन इज इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन कास्ट बेसिस। तो कास्ट के बेसिस पे नहीं होता है कि किसी की पर्टिकुलर कास्ट है तो उसको वोट नहीं डालने देंगे, ऐसा भी नहीं है। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। तो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जैसे ही गवर्नमेंट खत्म होती है टेन्योर उसकी तो नए से इलेक्शंस हो जाते हैं। और एडल्ट फ्रेंचाइज ये है कि 18+ जो भी है वो वोट डाल सकता है। एंड देन कम्स द फोर्थ पार्ट, पार्ट 14th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शंस। बिल्कुल गलत है ये, पार्ट 15th जो है ये इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। 15th पार्ट इज रिलेटेड टू द इलेक्शंस इन इंडिया। तो ये यहाँ पे गलत हो गया पार्ट 4th, क्योंकि पार्ट 14 जो है बेसिकली पार्ट 14 डील्स विद सर्विसेज एंड पार्ट 15 डील्स विद इलेक्शंस। और यहाँ पे लिखा है पार्ट 14 डील्स विद इलेक्शन, तो ये गलत हो गया। यही करेक्ट ऑप्शन है, मैं बता रहा था इनकरेक्ट कौन सा है। एंड इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ विच इज़ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें 3 लोग हैं। देयर आर 3 मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर आर इट्स ए 3 मेंबर बॉडी। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये क्या है कि इसको 1950 में बनाया गया, ठीक है। सुकुमार सेन जो थे ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सुकुमार सेन, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमको मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी जो 2 होते हैं वो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। इनके पावर बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ
एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी कब बना था, 1989 में। उससे पहले सिर्फ एक ही इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन अब 3 लोग हैं इसमें, उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एक इलेक्शन कमिश्नर है। और फिर क्या हुआ, 1990s में ये फिर से हटा के इन्होंने सिंगल मेंबर बॉडी कर दी है। एंड देन अगेन फिर 1993 में ये फिर 3 मेंबर बॉडी हो गई। तो देखें ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये चौथी जो बनाने की डेट है वो इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड एक और चीज़ याद रखेंगे आपके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पंचायत के इलेक्शन नहीं कराता। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन जो है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नहीं कराता। वो कौन कराता है आप कमेंट में लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा जानकारी होगी यहाँ पे। 14 हमारे पास है, हु नॉमिनेट्स द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन इंडिया। तो देखें यहाँ पे जो बात है, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं। इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्शन में पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इलेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड यहाँ पे हमने देखना है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उसको नॉमिनेट कौन करता है। तो इसको नॉमिनेट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये किसको नॉमिनेट करता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। ये आप याद रखेंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की क्या जिम्मेदारी होती है। इसकी जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये है वहाँ पे स्मूथ तरह से इलेक्शंस हो जाने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसके साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इलेक्शन ऑब्जर्वर्स इन इंडिया। तो देखें इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर्स के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, लेकिन स्केड्यूल ऑब्जर्वर्स किसी तरह का ऑब्जर्वर टाइप नहीं होता इलेक्शन ऑब्जर्वर्स में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो होते हैं ना, ये एक्चुअल डे के दिन ऑब्जर्व करते हैं जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है कि सही से हो रहा है, काम कर रहे हैं ऑफिसर्स के नहीं कर रहे हैं। पुलिस ऑब्जर्वर्स जो होते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए होते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स का काम क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि पैसे दे के वोट खरीदे जा रहे हैं, वोट बाइंग तो नहीं हो रही है। तो ठीक है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो इसके रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा जर्नल ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, जर्नल ऑब्जर्वर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 हमारे पास है, विच अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज फ्रॉम 21 टू 18। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट तो था जिसने 18 ईयर्स एज कर दी वोटिंग की। तो ये था 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा इलेक्शंस की जो एज है वो 21 से 18 ईयर्स कर दी गई। ये आप याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 हमारे पास है, 1990s। इन 1990 द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो 1990 में थी, इन्होंने एक कमेटी एस्टैब्लिश की जिसके चेयरमैन हमें बताने थे कौन थे। तो सबसे पहले कमेटी का नाम पता होना चाहिए आपको। तो कमेटी का नाम था दिनेश गोस्वामी कमेटी। ठीक है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये आप याद रखेंगे। दिनेश गोस्वामी कमेटी जो थी 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई की, और दिनेश गोस्वामी इसके चेयरमैन थे। ये आसान हो गया आपके लिए। इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी कि भाई आप क्या करो, आप ना, एक तो इन्होंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रिकमेंडेशन ये थी कि आप प्रॉक्सी वोटिंग को इंक्लूड करो। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, प्रॉक्सी वोटिंग होता है कि जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं, डिफेंस में लोग हैं, तो ये वोट डालने नहीं आ सकते, तो इनके बदले कोई और वोट डाल सकता है। ठीक है, तो दैट सिस्टम इज प्रॉक्सी वोटिंग। और बाद में प्रॉक्सी वोटिंग जो है ये इंडियन इलेक्शन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया 2003 में। ठीक है, 2003 में फिर प्रॉक्सी वोटिंग को इंक्लूड किया गया। लेकिन ये सबके लिए नहीं होता, ये स्पेशल लोगों के लिए होता है जो वोट डालने नहीं आ सकते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने और भी तरह की रिकमेंडेशंस दी थी। यहाँ पे इन्होंने एक और ये कहा था कि जो ईवीएम्स हैं उसका इस्तेमाल होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। ईवीएम यानी कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स। ठीक है, और यही टाइम था जब से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स जो हैं फिर वो थ्रू आउट इंडिया यूज़ होने लगी।
आगे इसके भी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन इन विच ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स वेर फर्स्ट यूज्ड। तो सबसे पहले केरला में यूज हुई थी, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे यूज हुई थी, केरला में इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स जो हैं इनको यूज किया गया था, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो एक असेंबली है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसको परूर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता था केरला में, वहाँ पे सबसे पहले यूज़ हुई। लेकिन बाद में सब्सटैंशियल तरीके से 1989 में क्या हुआ एग्जैक्टली प्रोविजंस बनाए गए ईवीएम्स को लेके। एंड इसके साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया 1998 में, ये आप याद रखेंगे 1998 में फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ठीक है, ईवीएम्स को लॉन्च करने का एंड यूज़ करने का। एंड फिर 1999 में क्या हुआ कि जो जनरल इलेक्शंस थे स्टेट असेंबली ऑफ गोवा के, वहाँ से जो ईवीएम्स हैं उनका ये जो यूज़ है ये जनरलाइज हो गया इंडिया में, ये आप याद रखेंगे। लेकिन सबसे पहली बार कहीं पे ये जो तरीका था इसको अडॉप्ट किया गया वो किया गया 1982 में, ये आप याद रखेंगे 1982 कहाँ पे, केरला में परूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन प्रोविजंस फिर इस्टेब्लिश किए गए अच्छे से। एंड देन फिर इसका एक ट्रायल किया गया 1998 में, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एंड उसके साथ साथ 1999 में गोवा में ये पूरे तरीके से ईवीएम्स का यूज़ होने लग गया, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 हमारे पास है, व्हेन डिड द प्रोविजन ऑफ नोटा वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन इलेक्शंस। नोटा मतलब नन ऑफ द अबो के हमें कोई भी पार्टी को इलेक्ट नहीं करना है, तो ये 2013 में ये प्रोविजन आ गया कि भाई अब नोटा भी यूज़ कर सकते हैं लोग, ठीक है, इलेक्शंस में, ठीक है। एंड सबसे पहले ये नोटा जो है ये कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, तो जनरल इलेक्शंस ऑफ स्टेट असेंबलीज ऑफ आंध्र प्रदेश में इसको यूज़ किया गया, ठीक है, 2014 में इलेक्शन जब वहाँ पे हुए। लेकिन प्रोविजंस 2013 में ही बनाए गए थे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा है, सिक्किम है, यहाँ पे सबसे पहले ये नोटा के ऑप्शंस को इंक्लूड किया गया, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। द रीजनल पार्टीज इन इंडिया इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ, रीजनल पार्टीज इंडिया में क्यों इमर्ज हुई, कल्चरल और एथनिक डिफरेंसेस हैं, प्लूरलिज्म है बिल्कुल, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं बिल्कुल, कास्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बिल्कुल, और ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर होना ही चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए एक एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन में यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ कि भाई VVPAT इसका क्या मीनिंग है इलेक्शंस में, एंड ये कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, पहली बार कहाँ पे ये यूज़ किया गया, किस स्टेट में ये यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। एंड इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो इलेक्शन इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड था, जो इलेक्शन कार्ड आपके पास है, ये कब शुरू किया गया, ठीक है, EPIC इसको कहते हैं, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है इसको सर्च करके। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आया है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं एंड हमें फीडबैक दे सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, have a nice day, thank you so much, and we'll meet you in next MCQ discussion which will be based on Indian polity। and Indian polity की हम जो डिस्कशन है वो कुछ इस तरह से लाएंगे कि हम अगर 20 क्वेश्चन लाएंगे तो हम उसमें 20 डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स पे 2 क्वेश्चन, डायरेक्टर प्रिंसिपल पे 2 क्वेश्चन, प्रेसिडेंट पे 1, प्राइम मिनिस्टर पे 1, इसी तरह से इमरजेंसी पे 2, पंचायत पे 2। तो इस तरह से हम कवर करेंगे, क्योंकि हम टॉपिक्स वाइज कवर नहीं करेंगे, उस तरह से अच्छे से कवर नहीं होता है और क्वेश्चन जल्दी एज्यूम हो जाते हैं, तो वैसा हम चाहते ही नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए भी हो। So that was all about today. I hope you liked it, and if you liked it, just subscribe our YouTube channel and spread with others, share with others, help others. Thank you so much for joining People's Academy.